में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं नवीद खान। दिन है 23 मई 2021। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना की महामारी को जूझ रहा है। ऐसे में जहां 2020 में हमने कोविड की पहली लहर को फेस किया था और अब ये बताया जा रहा है कि कोविड की दूसरी लहर है। बात यहां खत्म नहीं होती है। असल में कुछ विशेषज्ञों को कहना है कि तीसरी वेव भी अभी आनी है कोविड की। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी कोविड की तीसरी लहर आनी है। और गंभीर बात इसमें यह है, जो कि पता चल रहा है, बता रहे हैं लोग, डिस्कस कर रहे हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो आने वाली तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक है। तो ऐसे में हमने आज आपकी मुलाकात कराएंगे बच्चों एक डॉक्टर से, जो इस आपको पूरी जानकारी देंगे कि तीसरी लहर जो है कोविड की वो बच्चों के लिए किस तरह प्रभावी है, क्या हमें उससे बचाव करने हैं और किस तरह से हम अपने बच्चों को बचाव कर सकते हैं जो कोविड की तीसरी लहर। तो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेरठ शहर के जाने माने बच्चों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय पुंज, जिनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत नमस्कार आपका। सुन पा रहे हैं डॉक्टर? हाँ, नमस्कार जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार साहब, थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपका, आपने अपना कीमती समय दिया इस वक्त कोविड के काल में, आपने समय दिया मेरठ मित्र को। डॉक्टर साहब, कोविड का जो 2020 में एक दौर आया था जिसे फर्स्ट वेव का नाम दिया गया था, उसके बाद सेकंड वेव जो चल रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब जा रही है, वहीं सर एक बात सामने आ रही है कि कोविड की तीसरी लहर अभी आनी बाकी है। और वो जो इसमें गंभीर बात यह है कि उसमें कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक है। तो सर पहले ही बताइए कि थर्ड वेव एग्जैक्टली क्या है? भारत इस समय दूसरी वेव का सामना कर रहा है। ग्रेजुअली ठंडी पड़ती जा रही है जी। नंबर ऑफ केसेस काफी कम हो गए हैं, रिकवरी रेट भी बढ़ गया है। पहले जो 4 लाख केसेस पर डे मिल रहे थे, वो 2.2 लाख पर डे आने शुरू हो गए हैं। जो सेकेंड वेव आई है उसने यंग पॉपुलेशन को ज्यादा इफेक्ट किया है। 30 से 45 साल के लोग ज्यादा इफेक्टेड रहे हैं, मॉर्टेलिटी भी हुई है और इवन 10% बच्चे भी इफेक्टेड हुए हैं। तो जबकि जो पहली वेव आई थी लास्ट ईयर, उसमें एडल्ट पॉपुलेशन ज्यादा इफेक्टेड हुई थी जी, बच्चे ओनली 1% इफेक्टेड हुए थे। अच्छा, तो इस समय जो भारत में थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उसमें बच्चों पर ज्यादा असर डालेगी। तो उसको लेके माँ बाप के अंदर, बच्चों के अंदर दहशत का माहौल है। और हाँ, तो डॉक्टर साहब वही दहशत दूर करने के लिए कुछ सवाल है मेरे आपसे। तो मैं पहला सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो सर थर्ड वेव आनी है, मतलब जो आएगी, हो सकता है भगवान करे ना आए, लेकिन अगर आई तो सर ये बच्चों के लिए कितनी हानिकारक है? पहला क्वेश्चन ये है कि थर्ड वेव के बारे में प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन ये है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आने की टेंटेटिवली उम्मीद है। और जी, बच्चों में गॉड ग्रेस है। गॉड ग्रेस ये है कि बच्चों में इनेट इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी होती है जो जन्मजात होती है। उसकी वजह से कोरोना से हमको प्रोटेक्शन मिलती है। अगर थर्ड वेव आती भी है, बच्चों पे असर भी करती है, तो 90% बच्चों में माइल्ड सिम्टम्स हो गए ओनली, या एसिम्प्टोमेटिक हो गए, मतलब होम आइसोलेशन में ठीक हो जाएंगे। ये तो बहुत, ये बच्चों के लिए बहुत ही भगवान की ऊपर वाले की कृपा है कि बच्चों में जो सिम्टम्स हैं ओनली माइल्ड हो गए या एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। ओनली 5% केसेस के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, जो सीवियर केसेस हो गए, मॉडरेट केसेस हो गए। अच्छा, डॉक्टर साहब, ये अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि बच्चे तो 18 साल तक के लिए, मतलब हम बच्चे ही गिनते हैं, तो अगर इफ थर्ड वेव केम्स तो ये कितने साल तक के बच्चों पे ज्यादा? मोस्टली कोरोना बच्चों में असर करता है, वो 0 से 18 ईयर्स तक के बच्चों में असर करेगा, लेकिन कॉमन 1 से 5 साल के बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। 1 से 5 साल के बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, मतलब अपकमिंग के जो, अगर भगवान न करे अगर थर्ड वेव आई, तो उसमें 1 से 5 साल तक के बच्चे। दर्शकों को जान लीजिए कि ये जो थर्ड वेव अगर आई, भगवान करे ना आए, अगर आई तो उसमें 5 साल तक के बच्चों पे ज्यादा प्रभावी होगी। हमें राइट सर? अच्छा,
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये इसमें क्या सिम्टम्स होंगे? हाँ, बच्चों में ये क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि symptoms कोरोना में जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड केस के अंदर जो सिम्टम्स आएंगे शुरुआत जी। में, हेडेक होगा, जी। बुखार होगा 99 से ऊपर बुखार, गले में खराश, खांसी, जुकाम, ओके ठीक है, कभी कभी स्किन पे चकत्ते भी पड़ सकते हैं, और बच्चों के अंदर कभी कभी लूज मोशन हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ये रेयर प्रेजेंटेशन है जीआई सिम्टम का, ये भी करके भी प्रेजेंट करेगा बच्चों के अंदर। रेयर तो उल्टी दस्त को ये ना समझे कि ये नॉर्मल उल्टी दस्त है, ठीक है। इस समय तो बुखार होने का मतलब ही कोरोना है। एवरी फीवर इज कोरोना अनटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। इस समय अगर बच्चे में बुखार आना है, इवन बड़ों में बुखार आना है, अदरवाइज तो उसको कोरोना ही मान के चलेगा अनटिल अनलेस कि वो प्रूव्ड हो जाए। अच्छा अब ठीक है, ये बात तो हो गई सर सेकंड वेव की, तो वी आर टॉकिंग ये थर्ड वेव में बता रहा हूँ मैं सिम्टम बच्चों में। तो यहाँ अगर बच्चों को, हाँ तो इसमें सर इसमें एक चीज नहीं जुड़ी है कि आपने लूज मोशन हाँ, लूज मोशन बताया हो बच्चों सकता को, है, है ना? उल्टी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकते हैं, रैश हो सकते हैं। चीज मुझे जाननी है कि ये तो कैसे माइल्ड जो सिम्टम्स हैं, सीवियर सिम्टम्स हाँ। क्या हो सकते हैं सर इसके? माइल्ड में तो बच्चे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आप पे थर्मामीटर होना चाहिए, जी, और दूसरा पल्स ऑक्सीमेट्री सैचुरेशन देखने के लिए। माँ बाप का पहला काम यह है कि जैसे बच्चे को फीवर है उसको आइसोलेट कर दे, क्योंकि बच्चा एक सुपर स्प्रेडर का काम करता है, बहुत जल्दी स्प्रेड कर देगा। अगर बच्चा कॉलोनी में बाहर गया तो बच्चा एक सुपर स्प्रेडर है, और अगर उसके नाना नानी या दादा दादी पास में रहते हैं तो उनको ज्यादा रिस्क है, वो एकदम कैच कर जाएंगे। तो बच्चे को अगर आपको जरा भी शक होता है कि उसको बुखार है तो उसको इमीडिएट आइसोलेट कर देना चाहिए, और उसका एंटीजन टेस्ट कराना है। रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, और आज के किट भी मार्केट में जल्दी अवेलेबल हो जाएगी सिप्ला की, आप घर पे भी कर सकते हो। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि जो इसमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, पहले माइल्ड बता सिम्टम मैंने आपको बताए हैं। माइल्ड सिम्टम में खांसी, जुकाम, बदन में दर्द, सिर में दर्द, ये सब रहेगा, है ना। और रैश हो सकते हैं, उल्टी दस्त हो सकते हैं, रनिंग नोज हो सकती है, आंख में से पानी आ सकता है, आंखें लाल हो सकती है, ये सब माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे। सबसे बड़ी बात है इसमें सैचुरेशन अबव 95% रहेगा। आपको सैचुरेशन देखना है पल्स ऑक्सीमीटर से, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, आपको इंडेक्स फिंगर पे लगाना है। अच्छा, उसमें सैचुरेशन लिखा हुआ आ जाएगा, बच्चे का SpO2 कितना है। अगर SpO2 95, तो सर कम से कम कितना होना चाहिए? SpO2 95 से अबव है और बच्चे को ओनली खांसी जुकाम है तो माइल्ड केस में माना जाएगा। ओके, मतलब सर मैं बता दूं, आप बताना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे का ऑक्सीमीटर में जो ऑक्सीजन है वो 95 से ज्यादा है, 95 से ज्यादा है, 95 से ज्यादा है, 95 से ज्यादा है, और बुखार है, तो उसको माइल्ड मानेंगे। मॉडरेट के अंदर बच्चे का सैचुरेशन 90 से 95 के बीच में होगा, और उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा होगा। सांस की हमें वो देखनी है, बच्चा सांस कितनी बार ऊपर ले रहा है। 2 महीने तक अगर 60 से ज्यादा रेस्पिरेशन है, 60 पर मिनट, और 2 से 1 साल के बीच में 50 से ज्यादा है, 1 साल से 4 साल के बीच में 40 से ज्यादा है, और 5 साल से ऊपर 30 से ज्यादा है, तो उसमें मानेंगे कि बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है। टेकेप्निया बोलते हैं इसको, कि सांस उसका तेज ले रहा है वो। इट मीन्स कि बच्चे को एडमिशन की जरूरत है, वार्ड में या हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है, ठीक है। ये मॉडरेट में हो गए कि कितने समय बाद से हम एडमिट करेंगे? मतलब मॉडरेट केस में आपको 2 चीजें मिलेगी, एक तो सैचुरेशन 90 से 95 के बीच में मिलेगा, दूसरा बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट बड़ा होगा, वो एज वाइज अलग अलग होता है। 2 महीने तक 60 से ज्यादा मिलेगा, 2 से 1 ईयर के बीच में 50 से ज्यादा मिलेगा, और 1 ईयर से 5 ईयर्स के बीच में 40 से ज्यादा, और 5 ईयर्स ऊपर का 30 से ज्यादा सांस चल रहा है, तो मीन्स के अर्ली साइन है निमोनिया के, बच्चों को एडमिशन की जरूरत है। वहां पे आपको होम आइसोलेशन खत्म करना है, और आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना है। और तीसरी कैटेगरी सीवर की, सीवर वाली जानना जरूरी है। सीवर में जो बच्चों में सिम्टम्स आएंगे उसमें सैचुरेशन 90 से कम हो जाएगा। SpO2 बहुत ही सेंसिटिव मार्कर है, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर तो हर एक घर में होना चाहिए, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा इक्विपमेंट होता है जो आपको इंडेक्स फिंगर पे लगाना है बच्चे की, उसमें मैं आपको ये डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ कि इसमें आपका SpO2 और हार्ट रेट लिखा हुआ आता है, पल्स रेट कितना चल रहा है। सीवर केसेस के अंदर सैचुरेशन 90 से कम हो जाएगा, बच्चा सुस्त हो जाएगा, ओके, और बच्चे को दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, खाना पीना बंद कर देगा। दौरे होंगे सर? जैसे फेब्राइल सीजन, जब बुखार बहुत तेज होगा तो जैसे दौरा पड़ता है वैसे पड़ने शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है पसली चलनी शुरू हो जाएगी, पसली आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, पसली होती है ना, पसली चलनी, गड्ढे पड़ने शुरू हो जाएंगे छाती में, डिटेक्शंस। अच्छा, ये जो है सर, ये कितने साल तक के लिए बच्चे? ये सभी के लिए, मतलब ये सभी के लिए 10 डेज का आइसोलेशन मस्ट है हमें। अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो 10 डेज में बच्चा ठीक हो जाएगा, और लास्ट 3 डेज तक अगर फीवर नहीं है तो बच्चे को हम बाहर कर सकते हैं। आइसोलेशन ओनली 10 डेज तक होता है, ठीक है। ओके,
ठीक है सर, ठीक है सर, कि मतलब 10 दिन तक हमें अगर बच्चों को फीवर आता तो आइसोलेट करना है, उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना है, अगर वो नेगेटिव है तो फिर हमें आरटीपीसीआर भेजना है। सर एक चीज मैं और जानना चाहता था कि अब क्योंकि ना जो अब दूसरी लहर में इतने लोगों को खोया तो सर एक लोगों में बहुत दहशत है, और क्योंकि ये बहुत मतलब जो आने वाला समय है बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए जैसा मुश्किल भरा समय है, उनके अंदर दहशत भी है। लेकिन मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा जी। हाँ सर, तो आप क्योंकि देखिए सर आप डॉक्टर हैं तो आपकी बात लोग सुनेंगे समझेंगे, तो ऐसे में आप क्या एक संदेश देना चाहूंगा कि बच्चों में एक तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। आप बच्चा स्कूल तो जा नहीं रहा, इन्फेक्शन उसको माँ बाप से ही होगा जी, तो माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। माँ बाप जब बाहर जाते हैं, घर में आते हैं तो अपने शूज बाहर रखें, जूते बाहर उतार दें, वो मेन है। और सेकंड, नहाकर ही बच्चे से मिले। यस सर, अगर हो सके तो नहाकर ही बच्चे से मिले, क्योंकि वो सारा दिन काम करके आए हैं, शाम को आए तो जी, तो घर में जब घुसे एक बार घुसे, जब वो घुसे तो अपना मोबाइल बच्चों की आदत होती है कि जैसे पेरेंट्स आए उसका मोबाइल ले लिया खेलने के लिए। हाँ, मोबाइल इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, बिग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो स्प्रेडर है। हाँ, अच्छा, मोबाइल में तो भाई वो मोबाइल कहीं रखता था, वो बच्चा आके उसने फादर से ले लिया वीडियो गेम खेलने के लिए। हाँ, ये यूजुअली होता है सर, ये बच्चे अपने पेरेंट्स से जैसे पेरेंट्स काम से आते हैं या फादर मदर आते हैं, फौरन सेकंड ये कि बच्चा हो सके तो घर पे मास्क पहन के रखे, 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, 2 साल के नीचे के लिए नहीं है, लेकिन 2 ईयर्स से ऊपर के बच्चे घर पे मास्क पहन के रखें। और माँ बाप ध्यान रखें कि वो फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, सैनिटाइजेशन करें, हैंड वॉशिंग करें। तीसरा आपको ये रखना है कि बच्चे इस समय पार्टी अवॉइड करें, स्पेशली गैदरिंग, किसी भी गैदरिंग में बच्चों मतलब गैदरिंग में तो बच्चों को जाना ही नहीं होता कि बर्थडे पार्टी है उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है, तो गैदरिंग हो, ये सब चीजें नहीं अवॉइड ही करनी है। तो व्यूअर्स एक बार समझिए, डॉक्टर साहब ने 3 चीजें आपको बताई सावधानी, इसमें बेशक इसका इफेक्ट बच्चों को ज्यादा होने की संभावना है, लेकिन यहाँ जो जिम्मेदारी है, जो बचाव है, वो पेरेंट्स के हाथ में। यानी कि अगर आप काम से लौट कर आते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पूरा हाथ धोना है, नहाना है, कपड़े चेंज करना है, और मेन बात की मोबाइल उनके हाथ में बिना सैनिटाइजर नहीं देना। हाँ जी, सैनिटाइज के बिना नहीं देना, उसको क्लीन करना जब भी देना है उनको। हो सके तो उनको अलग ही मोबाइल दे दें, उनका मोबाइल ना यूज करो ज्यादा अच्छा है, ना यूज करें। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ानी है जी। हमें बच्चे को बचाना है कैसे है? एक तो होम आइसोलेशन, अगर बच्चे को कोविड हो गया, माइल्ड सिम्टम है, तो उसको फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, गर्म पानी देना है, स्टीम दे सकते हैं, और खांसी है तो उसको एंटी एलर्जिक दे सकते हैं। फीवर एक ही दवाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर एक दवाई यूज कर ले, बहुत ही सिंपल मेडिसिन है, हम 90% बच्चों को बचा सकते हैं। पैरासीटामोल का सिरप हर जगह अवेलेबल है, उसकी जो डोज है वो 10 से 15 mg पर केजी पर डोज है, 6 अवेलेबल देना है। बच्चे का बुखार नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, बुखार नहीं सिर्फ एक ही सिरप ऐसा है जो बहुत ही इजीली, बच्चों में ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है, कोई रोल नहीं है, ना तो डॉक्सीसाइक्लिन का रोल है, ना आइवरमेक्टिन का रोल है, ना एजिथ्रोमाइसिन का रोल है, ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड का रोल है, ना रेमडेसिविर का इंजेक्शन का रोल है माइल्ड केस के अंदर। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। जैसे बड़ों में तो होता है डॉक्सी दे दी, आइवरमेक्ट दे दी, एजिथ्रोमाइसिन दे दी, कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी है बिना डॉक्टर से पूछे। और सीवियर आपको फीवर कम करना है, क्योंकि बच्चे को इसमें पेन बहुत होता है। माइल्जिया होगा तो बच्चा परेशान हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, खाना पीना बंद कर देगा, और उसको देख के माँ भी परेशान हो जाएगी। दूसरा ये है कि बिलो 5 ईयर होम आइसोलेशन करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बच्चा बिना माँ के नहीं रहेगा। मैं आपको ये डिफरेंस बता रहा हूँ, बच्चों बड़ों में क्या डिफरेंस है ट्रीटमेंट में। बड़े को तो बोलते हैं एक रूम में बंद हो जा, लेकिन बच्चे को हम कैसे बोल सकते हैं? एडोलेसेंट बच्चों को बोल सकते हैं, 12 साल के ऊपर के बच्चे को, लेकिन अगर 10 साल से छोटा बच्चा है तो वो माँ के साथ रहेगा, चाहे भले ही माँ कोविड नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माँ बच्चे के साथ रह सकती है। अगर माँ नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो माँ और बच्चा पॉजिटिव, अगर माँ नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो माँ के प्रिकॉशन के लेना, आपको डबल मास्क पहनना है, N95 भी सर्जिकल मास्क पहनना है, और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है। वो बच्चे के साथ रह सकते हैं, बच्चे को फीड भी करा सकती है। अच्छा, तो सर वो नेगेटिव मतलब उनके ये तो नहीं हुआ कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए? उसके लिए माँ बाप के लिए एक एडवाइस है कि वो जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेशन करवा दें। इवन ये सरकार ने भी बोला, योगी सरकार ने, सब सरकार भारत सरकार के वो है कि जिनका बच्चा 8 साल से छोटा है उन मदर को पहले इंजेक्शन लगेगा, जिससे कि माँ केयर कर सके, बच्चे की रह सके। आप मेरी बात समझो, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। मैं यही सलाह देना चाहूंगा, जितने जल्दी हो सके माँ और बाप दोनों अपने आप को वैक्सीनेट करा लें।
क्योंकि मदर स्पेशली, क्योंकि मदर ही बच्चे के पास रहती है, वही केयर टेकर होती है, बच्चे का अटैचमेंट उसके हिसाब बहुत होता अच्छी है। बात है। अगर मदर वैक्सीनेटेड है तो बच्चे का रहने में उसको रिस्क कम है। तो सर मतलब हम बचाव के लिए कोई दवा नहीं, इस्तेमाल बचाव नहीं के लिए मैंने करेंगे, आपको करें। प्रिकॉशन बताई वो करना है। इम्यूनाइजेशन मस्ट है पेरेंट्स का, पेरेंट्स जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो जरूरी है। बच्चे को एक तो इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए आप दूध में हल्दी मिला के दे सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन्स, ठीक है विटामिन सर। सी का रोल है जी। विटामिन सी का रोल है, जिंक का रोल है। तो आपको जो विटामिन सी रिच ओके। फूड है जैसे ऑरेंज है, मौसमी है, नारंगी है, आंवला है, ये सब देना है। इवन विटामिन ए रिच फूड में आप ये दे सकते हो, आम दे सकते हो, पपीता दे सकते हो, सेब दे सकते हो, अनार दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, विटामिन सी अगर सर बच्चों को रेगुलर दिया जाए तो उसमें नहीं, कोई प्रॉब्लम विटामिन तो नहीं सी है? और जिंक भी There is any side effect? मेंशन्ड है, बिल्कुल देना ही देना है। विटामिन सी और जिंक तो देने देना है, यही बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। मतलब ये सर बच्चों को अगर हम आज की डेट से बात करें, 23 मई हम 2022 में हम, तो सर अगर सॉरी 2021 हम 23 मई 2021 में हैं, तो सर अगर हम बच्चों को अभी से आज से ही अगर जो बच्चे 12 से 18 साल तक के बच्चे हैं, अगर वो रोज एक विटामिन सी खा लें तो नहीं, any ले प्रॉब्लम? सकते हैं, विटामिन सी भी ले सकते हो, जिंक भी ले सकते हैं। जिंक भी ले सकते हैं, दूसरा विटामिन सी बच्चों भी ले सकते को, हैं। मतलब आजकल के बच्चे फास्ट फूड बहुत खाते हैं, बचाव के तौर पे समझ, आजकल के बच्चे फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, जी, उसको हाँ, बिल्कुल yes, sir। रोकना है। जितने हाई क्लास के जी। बच्चे हैं सब घर का खाना नहीं खाते हैं, उनको यही संदेश है कि वो फास्ट फूड ना खाएं, पिज्जा, क्योंकि बाहर की बनी हुई चीजें हैं, इन्फेक्शन का काम तो करती है। हाँ, तो पेरेंट्स ध्यान से सुन लीजिए, बच्चे भी सुन लीजिए, फास्ट फूड इज बैंड। आप ये लोग मान लीजिए कि आज से अभी से आपको फास्ट फूड, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर जो आपको बचाना चाहते हैं, जो आपकी सेफ्टी के लिए आपसे बात कर रहे हैं, डॉक्टर पुंज मेरे साथ हैं, अजय पुंज, मेरठ के जाने माने बच्चों के डॉक्टर हैं। ये फिर राय दे रहे हैं क्योंकि आने वाली जो वेव है उसके लिए पेरेंट्स और जो लोग हैं बहुत परेशान है, क्योंकि इसका असर छोटे बच्चों पे ज्यादा होने वाला है। तो इस करके डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अवॉइड करना है जंक फूड, बाहर का खाना नहीं खाना है सर। बच्चों को जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स दोगे और विटामिन सी रिच फूड दोगे, जी। जिंक दोगे, बादाम दे सकते हो, बड़े बच्चे अखरोट दे सकते हो, वॉलनट दे सकते हो, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, जी। इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय मेरे मित्र को